रूट यूजर ने डेटाबेस बनाया था 1132 और उस डेटाबेस के अंदर हमारी एक टेबल बनी हुई थी। टेबल का नाम था ईएमपी। उस ईएमपी टेबल पर हम लोगों ने काफ़ी प्रैक्टिस करी थी, उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक डेटा है सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ईएमपी। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन होता है, मुझे अपने डेटा से हाईएस्ट रिकॉर्ड या सेकंड हाईएस्ट रिकॉर्ड को फैच करके लाना है। हाईएस्ट रिकॉर्ड का मतलब है कि मुझे ये नहीं चाहिए कि सबसे ज़्यादा सैलरी क्या है, मुझे ये चाहिए कि सबसे ज़्यादा सैलरी किसकी है, उसका पूरा डेटा मुझे चाहिए। तो अभी हम जितना जानते हैं, जो हमने कल पढ़ा था, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो अगर मैं इस वाले डेटा से सबसे हाईएस्ट सैलरी को फैच करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ सेलेक्ट मैक्स ऑफ सैलरी कॉलम का नाम है एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम ईएमपी। बट हम इंटरेस्टेड इसमें नहीं थे, हम इंटरेस्टेड थे इसकी पूरी डिटेल में कि वो कौन है जो इतनी सैलरी ले रहा है, उसका पूरा डेटा हमें यहाँ पर दिखाओ। ठीक है, तो उसके लिए अब हम क्वेरी लिखना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। एस्ट्रिक क्यों लगाया हमने? क्योंकि आपने कहा कि हमें सारा रिकॉर्ड देखना है। सारा रिकॉर्ड मतलब उसमें जितने वैल्यूज आती हैं, आईडी, सैलरी, डिपार्टमेंट, सब कुछ देखना है, नाम वगैरह। तो इसलिए एस्ट्रिक लगाया, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी। लेकिन हमें जितने भी रोज हैं सबके लिए ऐसा नहीं करना है, फिल्टर करना है वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू, अब जो मैक्सिमम सैलरी है वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। लेकिन इस तरीके को इंटरव्यू में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट इसलिए कर दिया जाएगा क्योंकि किसी भी पॉइंट पर सैलरी कभी भी बढ़ सकती है, किसी की भी कम हो सकती है। आपको कैसे पता कि जब आप क्वेरी लिख रहे हैं तो आपकी सैलरी जो मैक्सिमम है वो यही है हमारी? ये तो हर दिन अलग अलग हो सकती है। तो आपको क्या करना चाहिए, डायनेमिक क्वेरी बनानी है। डायनेमिक का मतलब है कि यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी अपने आप आ जाए, जो जिस टाइम पर ये क्वेरी चलेगी उस टाइम पर क्या मैक्सिमम सैलरी है आपके टेबल में, अपने आप वो वैल्यू यहाँ पर फैच होकर आ जाए, रादर देन आप हार्ड कोड वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप सोचें कि सर चलो यहाँ मैक्स फंक्शन लगा देते हैं और यहाँ लिख देते हैं मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, जो कि हम सोच रहे थे कि शायद ऐसा किया जाएगा। जितने भी एग्रीगेट फंक्शंस होते हैं, काउंट, मिन, मैक्स, सम, एवरेज या और भी इस तरह के, उन सब का एक रूल होता है कि सारे के सारे फंक्शन सेलेक्ट के आगे ही यूज होते हैं। आप इनको किसी एक्सप्रेशन में यूज नहीं कर सकते। तो अगर आपने इनमें से कोई भी फंक्शन कॉल किया है तो मेक श्योर उसके पहले आपने सेलेक्ट लिखा हो। लेकिन यहाँ तो इक्वल टू सिंबल आया है, तो क्या आ जाएगी यहाँ पर? ये एरर आ जाएगी। इनवैलिड यूज ऑफ ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन एक ही बात है। ठीक है, तो इनवैलिड यूज ऑफ एग्रीगेट फंक्शन। अब सर जो हम सोच रहे थे वो नहीं कर पाए, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है हमारा कि आप कहीं भी जब फिल्टर लगाते हो वेयर के साथ, तो उसके साथ आप एक सेलेक्ट क्वेरी को लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पूरी क्वेरी लिखें, सेलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी। अब तो ये सही है क्योंकि मैक्स के पहले सेलेक्ट आ सकता है, आ गया सेलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम ईएमपी। अब ये जो क्वेरी है ये अपने आप में क्या कहलाएगी? हमारा इस मेन क्वेरी के अंदर की नेस्टेड क्वेरी। तो इसे बोलेंगे यहाँ पर हम नेस्टेड क्वेरी। आपकी मेन क्वेरी हो गई और इसके अंदर आपने अगर एक और सेलेक्ट क्वेरी लिखी तो इसे बोलते हैं नेस्टेड क्वेरी। नेस्टेड क्वेरी को लिखने का रूल होता है कि नेस्टेड क्वेरी एक पैरेंथेसिस के अंदर लिखी जाएगी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे। तो अब क्या होगा, पहले ये नेस्टेड क्वेरी एग्जीक्यूट होगी, इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो वेयर क्लॉज में यूज होगा, फिर इस वाली क्वेरी को कंप्लीट करके आपको दे दिया जाएगा। इससे क्या होगा, इससे आपको हाईएस्ट सैलरी वाला जो भी एम्प्लॉय है उसका सारा डेटा निकाल कर दे दिया जाएगा। दो निकले सर आपके, दोनों की सैलरी हाईएस्ट है 69,300। एक एम्प्लॉय है जिसकी आईडी 207 है, नाम है सूर्या, कोडिंग डिपार्टमेंट है। उसी डिपार्टमेंट में एक और एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी भी सेम है, हाईएस्ट है, अश्विन नाम का है और उसकी आईडी है 307। अब मान लीजिए आपसे कहा जाए मुझे सेकंड हाईएस्ट
मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी जिस एम्प्लॉय की है उसका पूरा डेटा ला कर दो। अब कैसे करोगे इस काम को, सेकंड हाईएस्ट सैलरी कैसे निकालोगे? तो अब यहाँ पर अगर हम अपनी क्वेरी को देखें तो मैं काम करता हूँ, इस क्वेरी को मैं मल्टी लाइन पर लिखता हूँ। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज इक्वल टू, और अगर मैं यहाँ लिख दूं ब्रैकेट के अंदर सेलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम ईएमपी, एक ही बात है, ठीक है, कोई डिफरेंस तो आया नहीं हमारा अभी। अब अगर मैं यहाँ पर भी वेयर लगा दूं तो यहाँ पर भी एक वेयर लगा दूं, वेयर एम्प्लॉय सैलरी, यानी कि जो नेस्टेड क्वेरी है उस नेस्टेड क्वेरी में वेयर लगा रहा हूं, वेयर एम्प्लॉय सैलरी, ध्यान से देखना, इज लेस देन, इज लेस देन, किससे लेस देन होनी चाहिए? मैक्सिमम सैलरी से लेस देन होनी चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ लिखा मैंने, फिर से एक नेस्टेड क्वेरी लिखी जाएगी, यहाँ पर एक और नेस्टेड क्वेरी लिखी जाएगी, सेलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम ईएम, ठीक है। अब जाके ये हमारी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी। तो ये सेकंड हाईएस्ट जो एम्प्लॉय है उसकी सैलरी आ गई 48,300, हाईएस्ट सैलरी है 69,300, दो एम्प्लॉयज हैं। सेकंड हाईएस्ट सैलरी लेने वाला एक ही एम्प्लॉय है, 48,300 सैलरी है, नाम है रोहित, ये डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसको दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने क्या करा, पहले इस वाली नेस्टेड क्वेरी को समझिए, ये जो लिखी हुई है, ठीक है। और एक काम करते हैं, इस कोड को 3 लाइन पे लिख देते हैं जिससे कि थोड़ा और आसान हो जाए। पहला तो ये हो गया आपका, के बाद ये हो गया सेलेक्ट मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय सैलरी। अब इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ तोड़ कर, ये ठीक है। अब इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपने क्या करा, इस वाली नेस्टेड क्वेरी, जो तीसरी नेस्टेड क्वेरी थी, इसको फोकस करा। तो इसके चलने से इंटरनली क्या हुआ होगा, जो सबसे मैक्सिमम एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है वो सेलेक्ट होकर आ गया होगा। तो इस वाली क्वेरी का जो रिजल्ट होगा वो कुछ ऐसा होगा, जो मैक्सिमम वाला ये रहा, ये दो रिकॉर्ड काइंड ऑफ सेलेक्ट होकर आ गए होंगे हमारे मैक्सिमम वाले, है ना। अब यहाँ पर हमने क्या लिखा है, हमने लिखा है इस वाली क्वेरी में कि जो यहाँ से रिजल्ट आया उस रिजल्ट में भी क्या करना है आपको, जो मैक्सिमम सैलरी वाला रिजल्ट है उससे जो छोटा है वो लेकर आओ, ठीक है। तो अब जो मैक्सिमम था, मैक्सिमम तो यही था हमारा, इससे छोटा अब कौन है, बाकी जितने बच गए वो सब इससे छोटे ही बच गए हमारे। ओवरऑल डेटा को देखो, ओवरऑल डेटा में अगर मैं आपसे कहूँ सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन मैक्सिमम सैलरी, तो इन दोनों रिकॉर्ड को छोड़ दो, इस वाले को और इस वाले को, बाकी सब आ जाएंगे, क्योंकि बाकी सारे रिकॉर्ड उस क्वेरी को सेटिस्फाई कर रहे हैं। कौन सी क्वेरी, सेलेक्ट एस्पेक्ट फ्रॉम ईएमपी वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन मैक्स ऑफ एम्प्लॉय सैलरी, तो ये सब आ गए हमारे। अब इनमें भी आप क्या करो, अगर मैं इनमें आपसे कहूँ मैक्सिमम सैलरी वाला एम्प्लॉय लेकर आओ, तो फिर जो पुरानी वाली क्वेरी थी वो लिख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से हम दो नेस्टेड क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे, तब जाके सेकंड हाईएस्ट आएगा। और अगर मैं आपसे कह दूँ थर्ड हाईएस्ट निकालो, तो इसके आगे फिर वेयर लगा दो,
ठीक है, तो तीसरी नेस्टेड लेवल की क्वेरी आपकी बनकर तैयार हो जाएगी। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। इंटरव्यू के अंदर नेस्टेड क्वेरी के ऊपर अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेरी के अंदर क्वेरी क्या कहलाती है? नेस्टेड क्वेरी। और जो नेस्टेड क्वेरी है उसके अंदर भी एक और नेस्टेड क्वेरी हो सकती है, उसके अंदर भी एक और हो सकती है, nth लेवल तक नेस्ट की जा सकती है। और रियल टाइम पर अगर हम देखें, एक एक पेज की क्वेरी होती है। एक पूरा पेज होगा 50 लाइन का, 50 लाइन पर क्वेरी लिखी होगी, क्या होगा? नेस्टेड क्वेरी चल रही होगी। क्वेरी के अंदर क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी, क्वेरी के अंदर क्वेरी चल रही होगी। कंट्रोल करना थोड़ा टिपिकल होता है, टाइम टेकिंग होता है, लेकिन ऐसा हमें लिखना पड़ जाता है। ठीक है, अपने रिजल्ट को जो हम देखना चाहते थे उसको। अच्छा, अब अगर मुझसे कहा जाए कि मुझे अपनी टेबल में लाखों रिकॉर्ड हैं, लाखों रिकॉर्ड अगर मैं ऐसे देखूंगा तो बहुत टाइम लगे लाखों रिकॉर्ड को प्रिंट होने में। मुझे एक काम करो, शुरू के 3 दिखा दो, उससे मुझे एक आइडिया लग जाएगा कि डेटा कैसा नेचर का होगा, क्या क्या इसमें रहा होगा। तो अगर मैं पूरी टेबल को ना देखकर शुरू के 3 देखना चाहूँ तो कैसे देखेंगे? तो शुरू के 3 रिकॉर्ड दिखा दो। ठीक है, तो उसके लिए हम लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएमपी, उसके आगे लगा देंगे लिमिट। तो हमने क्या लगा दी? लिमिट। लिमिट किस बात की? नंबर ऑफ रोज की, कि कितनी रोज को आप सेलेक्ट करेंगे उसकी लिमिट लगा दी। लिमिट कर दी मैंने 3। अब क्या होंगे? शुरू की 3 आ जाएगी। कौन सी 3? जो आपकी शुरू की 3 है। अब उनकी सैलरी कम है ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो शुरू के 3 रिकॉर्ड हमारे यहाँ पर आ गए। अगर कोई आपसे बोले नहीं मुझे तो ना बीच के 3 रिकॉर्ड दिखाओ, किसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग नहीं, बीच के 3 दिखाओ। ऐसा नहीं है कि जिनकी सैलरी ज्यादा हो जिनकी कम हो, सिर्फ बीच के 3। तो सर बीच का मतलब क्या होगा? किसी के लिए बीच के 3 ये हो सकते हैं, किसी के लिए ये 3 हो सकते हैं, किसी के लिए ये 3 हो सकते हैं। तो सर ऐसी तो कोई डेफिनेशन नहीं है ना, मिडिल का मतलब क्या होगा? आपको बताना होगा। तो हम कैसे बताएंगे? तो यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएमपी लिमिट। यहाँ पर आप बताते हैं स्किप, कितनी रोज स्किप करना चाहते हैं, दैट इज ऑफसेट वैल्यू। और यहाँ पर आप बताएंगे कितनी रोज आप देखना चाहते हैं। तो ऑफसेट का मतलब है, आपने लिख दिया मान लीजिए 2 और यहाँ लिख दिया 3। इसका मतलब है शुरू की 2 रो को स्किप कर दो, उसके बाद की 3 दिखा दो। तो मतलब ओवरऑल डेटा में शुरू की 2 को स्किप कर दो, उसके बाद की 3 दिखा दो। 1 2 3, ये 3 है। तो बीच का मतलब ये हो गया। अब आप बताओ कितनी छोड़ें और आगे की कितनी दिखाएं फिर। ठीक है, अब इसी तरह से अब आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं लिमिट 03, क्या मतलब हो गया इसका? शुरू की 3 दिखा दो। तो जब मैं लिमिट में सिर्फ एक ही इंटीजर लिखता हूँ तो बाय डिफॉल्ट ऑफसेट की वैल्यू 0 मान ली जाती है, और जो मैं नंबर लिख रहा हूँ वो नंबर ऑफ रोज होता है। अदरवाइज एक जनरल सिंटैक्स की बात करूं तो लिमिट में 2 चीजें बतानी होती हैं। ऑफसेट वैल्यू, ऑफसेट का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज जो आप स्किप करना चाहते हैं स्टार्टिंग से, कॉमा लगाकर नंबर ऑफ रोज जिनको आप देखना चाहते हैं वो संख्या बताओ कितनी होगी। ठीक है, तो ये एक जनरल सिंटैक्स होता है हमारा लिमिट का। ठीक है, चलिए। वेयर क्लॉज अगर आप लगाएंगे तो पहले लगाएंगे, लिमिट बाद में आएगी। अब जैसे मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि 50,000 से जो कम सैलरी वाले एम्प्लॉयज हैं वो लेकर आओ, निकाल लो। वेयर एम्प्लॉय सैलरी इज लेस देन 50,000। अब इनमें से भी शुरू के 2 दिखा दो, इनमें से भी शुरू के 2। तो पहले आपने फिल्टर करके अपना रिजल्ट बना लिया, उसके भी शुरू में से 2 आप देखना चाहते हैं तो ऐसे करेंगे फिर। अगर ये चलेगा तो ऐसे चल जाएगा। लिमिट तो पहले फिल्टर करो, फिर उसके बाद जो फिल्टर होकर रिजल्ट आए उसमें से भी शुरू के 2 रिकॉर्ड दिखा दो। यही 2 आने। तो सर ऐसे तो हम ऑर्डर वाई के साथ भी लगा सकते, हमने कहा एक काम करो, सैलरी के अकॉर्डिंग पहले रिकॉर्ड को ऑर्डर में ले आओ। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएमपी ऑर्डर वाई ईएमपी सैलरी डिसेंडिंग। अब अगर मैं कहूँ शुरू के 3 दिखा दो तो यहाँ पर इसके आगे क्या लगा दो? लिमिट 3। तो सर ये भी एक तरीका हो गया ना। अगर कोई आपसे बोले टॉप 3 एम्प्लॉयज दिखा दो, तो टॉप 3 किसके बेस पर दिखा दो? सैलरी के बेस पर।
तो आप ऐसा भी तो कर सकते थे, पहले आप अपने पूरे रिकॉर्ड को सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो, फिर उस पर लिमिट लगा दो, तो नेस्टेड क्वेरी से आप बच जाओगे, इंटरव्यूअर नहीं मानेगा, है ना। क्योंकि नेस्टेड क्वेरी के साथ एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि मान लीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि इसी क्वेरी का यूज करते हो जो कि देखने में बहुत आसान लग रही है, आप मुझे हाईएस्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लाकर दिखाओ। तो हाईएस्ट एम्प्लॉय का रिकॉर्ड लाने के लिए पहले आपने क्या, अगर अपने डेटा को सैलरी के अकॉर्डिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया, अब जो भी डेटा आया है वो हाईएस्ट सैलरी से लोएस्ट सैलरी के अकॉर्डिंग लग गया है, उसमें से जो हाईएस्ट सैलरी वाला रिकॉर्ड होगा सबसे पहला वाला ही होगा हमारा। तो अब आप यहाँ पर क्या कर दोगे, लिमिट क्या लगा दोगे, 1। अब क्वेश्चन आपसे जो पूछा जाएगा वो ये कि इसमें गलती क्या है, ये क्यों सही तरीका नहीं है, नेस्टेड क्वेरी क्यों सही तरीका है इस काम को करने का। क्या और एम्प्लॉय ऐसे नहीं हो सकते जिनकी सैलरी 69,600 हो, वो तो आपने दिखा ही नहीं, क्योंकि लिमिट में तो गिनती चल रही ना कि शुरू के इतने। नेस्टेड क्वेरी में ये प्रॉब्लम नहीं, इसलिए जब भी हाईएस्ट सैलरी के बेस पर या कुछ भी हाईएस्ट के बेस पर आपको रिकॉर्ड फिल्टर करने के लिए कहा जाए तो आप लिमिट का यूज ना करें, आप यूज करेंगे किसका, अपना नेस्टेड क्वेरी का। और अगर आपको सिर्फ ये कहा जाए शुरू के इतने रिकॉर्ड दिखा दो, कोई क्राइटेरिया नहीं है, तो आपको लिमिट लगाना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि ये मेरा जो डेटा है, इसमें हम चाहते हैं कि कुछ ऐसे हमारे एम्प्लॉयज अभी आएंगे जिसकी सबकी सैलरी मुझे 20,000 देनी है इनिशियली। अभी मुझे 3 एम्प्लॉय को इंसर्ट करना है या 30 एम्प्लॉय इंसर्ट करने हैं, और ये फिक्स है कि सबका स्टार्टिंग सैलरी 20,000 ही होगा। तो अभी अगर मैं नॉर्मल इंसर्ट क्वेरी चलाऊंगा तो मैं लिखूंगा इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यू, यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा, फिर एम्प्लॉय की सैलरी लिखूंगा 20,000, फिर उनका नाम जो भी आएगा, उनका डिपार्टमेंट जो भी आएगा, कॉमा, दूसरे वाले के लिए लिखूंगा, लेकिन सैलरी मुझे सबकी क्या रखनी है, 20,000। तो सर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं सैलरी बता ही नहीं रहा, अपना 20,000 हो जाए। हमने कहा ऐसे होता था, लेकिन वो हमने देखा था डिपार्टमेंट में, देखा था कि अगर मैंने डिपार्टमेंट नहीं बताया तो अपने आप वैल्यू क्या हो गई उसकी, नल हो गई। सर ये नल की जगह पर मेरी वाली हो सकती है, और इस बार मैं डिपार्टमेंट कॉलम में ना करके सैलरी कॉलम में करना चाहता हूँ कि सैलरी कॉलम में अगर वैल्यू में ना बताऊं तो ऑटोमेटिकली वो नल की जगह पर 20,000 हो जाए। आंसर इज यस, आप डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट किसी भी कॉलम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू नल होती है, अगर आप उसे बदलना चाहते हैं तो आप बदल सकते हैं। जैसे अभी मुझे नीड है, मुझसे कहा गया कि कंपनी में कुछ फ्रेशर्स की हायरिंग हुई है, अब उन सबको मुझे टेबल में इंसर्ट करना और सबका स्टार्टिंग पैकेज सेम ही है, तो बार बार मैं इंसर्ट में उनका पैकेज का क्यों लिखूं, बार बार सबका नाम अलग अलग होगा, समझ में आता, मैं लिखूंगा, सबकी आईडी अलग अलग होगी, ये भी समझ में आता है, डिपार्टमेंट माइट भी सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अगर ये फिक्स है कि सैलरी सबकी सेम है तो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले टेबल की सैलरी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू को नल की जगह पर 20,000 सेट कर देता हूँ। तो कर सकते हैं आंसर है। अब सोचिए हमें ये नहीं आता, लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए तो हम एक लॉजिकल आंसर क्या दे सकते हैं, एक होता है सही आंसर इंटरव्यू में, एक होता है लॉजिकल आंसर। सही आंसर का मतलब है हमने वो करा हुआ है और हम उसे बता देते हैं, लॉजिकल आंसर तब हम देते हैं जब हमने वो चीज कभी करी ना हो, लेकिन हम सोच रहे हैं कि शायद ऐसे हो सकती होगी। तो आप ऐसा बता सकते हैं इंटरव्यू में, अगर आप ऐसा बताते हैं तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ सकता है, रादर देन गलत बताएं। ठीक है, तो जैसे अभी आपसे कहा गया कि मुझे सैलरी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू आपको चेंज करनी है, हमने अभी तक करके नहीं देखी है। अब आपको लॉजिकली अगर इसका आंसर देना हो तो आप क्या आंसर दे सकते होंगे कि शायद ये होगा तरीका, तो वो शायद में कौन सी कमांड होगी जो इस काम को कर सकती होगी। तो ये बताओ सबसे पहले आपको अभी चेंज किस में करना है, रिकॉर्ड में चेंज करना है या टेबल के स्कीमा में चेंज करना है, स्कीमा में। तो जब भी टेबल के स्कीमा में कोई भी चेंज करते किसकी याद आती है, अल्टर की। तो आप इंटरव्यू से क्या बोलेंगे, मैंने तो कभी करके देखा नहीं लेकिन शायद अल्टर से हो जाएगा, क्योंकि अल्टर ये कहता है कि अगर टेबल के स्कीमा में कुछ भी चेंज करना है तो अल्टर के थ्रू किया जा सकता है, तो शायद अल्टर कमांड से ऐसा किया जा सकता होगा।
इतना आंसर सुनने के बाद आपका सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे, भले ही आपने सही आंसर नहीं दिया, क्योंकि वो ये सोच रहा है कि हाँ बंदा लॉजिकल है, फालतू बातें नहीं कर रहा है, ये कल को सीख सकता है, क्योंकि इसे बेसिक आइडिया तो है ना। तो अब यहाँ पर मैंने लिखा अल्टर टेबल, टेबल का नाम। जब भी किसी कॉलम को बदलना हो, कॉलम का नाम बदलना है, कॉलम का डेटा टाइप बदलना है, डेटा टाइप का साइज बदलना है, कॉलम पर कोई कांस्टेंट ऐड करना है, हटाना है, तो आप एग्जिस्टिंग कॉलम के साथ मॉडिफाई का यूज कर सकते हैं। अल्टर टेबल ईएमपी मॉडिफाई, किसको मॉडिफाई करना है? ईएमपी सेल को मॉडिफाई करना है। अब जब आप मॉडिफाई बताते हैं तो कॉलम का नाम, कॉलम के नाम के साथ उसका डेटा टाइप बताते हैं, हमने कहा फ्लोट, स्पेस देकर अब आप इसका डिफॉल्ट वैल्यू सेट करेंगे। डिफॉल्ट स्पेस क्या रखना चाहते हैं? 20। अगर मान लीजिए ये एम्प्लॉय नेम कॉलम होता तो यहाँ पर एम्प्लॉय नेम, यहाँ लिखते वैरचर 20 या 10 जो भी साइज है आपका, डिफॉल्ट स्ट्रिंग के अंदर, कोर्स के अंदर जो भी डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं वो आप अपना दे सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम डिफॉल्ट कॉन्स्ट्रेंट के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हमने 3 कॉन्स्ट्रेंट पढ़े थे। पहला था हमारा यूनिक की कॉन्स्ट्रेंट, दूसरा था नॉट नल कॉन्स्ट्रेंट, इन दोनों को कंबाइन करके बना प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट, हमने डायरेक्ट प्राइमरी की को ही पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद चौथा आ गया डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या करता है? किसी भी कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू को कंट्रोल करता है, जो कि हम नहीं बताएं तो वो हमारा नल होती है। ठीक है, लेकिन प्राइमरी की के लिए नहीं होती है। ठीक है, एंटर कर दिया। अब अगर मैं डेस्क्राइब करूं, डेस्क्राइब ईएमपी, तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? डिफॉल्ट वैल्यू अब एम्प्लॉय सैलरी की क्या है? 20,000, और जो कि आपको मिलेगी, अगर आपने नहीं इंसर्ट करा तो आपको मिलेगी। ठीक है, अब करिए सर इंसर्ट, इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज। अब दो गलती हो गई, लिखते ही गलती हो गई, पता चल गया। कैसे पता चल गया आपको? आपको किसी एक कॉलम की वैल्यू इंसर्ट नहीं करनी है, बाकियों की करनी है। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है तो हमेशा आपको टेबल के नेम के साथ बताना पड़ता है किन किन कॉलम की किस ऑर्डर में वैल्यू इंसर्ट करनी है, तब आप जिसकी नहीं करना चाहते थे उसे इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज तो आपका मैच होगा, कॉलम काउंट डज नॉट मैच वैल्यू काउंट, ही एरर आ जाएगा भी आपका। तो आपको बताना पड़ेगा कि मुझे एम्प्लॉय आईडी इंसर्ट करना है, अंडरस्कोर है ना, एम्प्लॉय की सैलरी नहीं करना है इंसर्ट, एम्प्लॉय का नेम करना है इंसर्ट, और एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट करना, यही कॉलम का नाम है हमारे, है ना। अब इनकी वैल्यू आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो आपने एम्प्लॉय आईडी बता दी, मान लीजिए 601, आपने एम्प्लॉय का नेम बता दिया, मान लीजिए करण, और आपने एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट बता दिया, मान लीजिए कोडिंग, कॉमा, एक और एम्प्लॉय इंसर्ट कर दिया, मान लीजिए 602, नाम करण है तो अर्जुन भी आएंगे फिर, और यहाँ पर हमारा ये भी कोडिंग कर दिया, बस ठीक है। इन दोनों में हम आईडी, नेम और डिपार्टमेंट लेके चल रहे हैं, सैलरी को हम इग्नोर कर रहे हैं, तो डिफॉल्ट वैल्यू हमने जो सेट करी है हमें मिलनी चाहिए। किसी भी कॉलम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू को आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है एक ही कॉलम पर डिफॉल्ट वैल्यू है, हर कॉलम की डिफॉल्ट वैल्यू हो सकती है, सिर्फ प्राइमरी की को छोड़कर। प्राइमरी की के पास डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि प्राइमरी की के साथ नॉट नल का कॉन्सेप्ट लगा होता है, इसीलिए। अब सर इसमें एक चीज और हमें समझ में आ रही है कि अगर कुछ एम्प्लॉयज इंसर्ट होंगे यहाँ पर, वो अपना नाम बताएं, डिपार्टमेंट एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन बताएगी, सैलरी ऑर्गेनाइजेशन बताएगी, आईडी बताती तो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन उसमें चॉइस नहीं होती, वो एक सीक्वेंस है, एक एक करके आगे बढ़ाते चले जाओ।
इसमें कोई डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है कि चलो एम्प्लॉय से डिस्कस करते हैं क्या आईडी लोगे, बाकी चीजों में चलो डिस्कशन का पॉइंट हो सकता है। तो कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि हम एम्प्लॉय आईडी भी इंसर्ट नहीं करेंगे और अपने आप एक एक करके आगे इंसर्ट होती चली जाएगी और आसान हो जाएगा हमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना। ऐसा किया जा सकता है और ऐसा करने के लिए कॉन्सेप्ट आता है ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम। तो हम अपने टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं उनमें से किसी एक कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम डिफाइन कर सकते हैं। और ऐसा करने के लिए दो रूल होते हैं। पहला रूल होता है कि वो कॉलम न्यूमेरिक कॉलम होना चाहिए, आइदर इंटीजर और फ्लोट। और दूसरा रूल होता है कि उस कॉलम पर या तो यूनिक की लगी होनी चाहिए या प्राइमरी की लगी होनी चाहिए। अगर ये दो शर्तें आपका कोई कॉलम मानता है तो उस कॉलम को ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बनाया जा सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो एम्प्लॉय आईडी कॉलम है ये दोनों बातें मान रहा है, न्यूमेरिक भी है और इस पर प्राइमरी की भी लगी हुई है। अब हम इसको ऑटो इंक्रीमेंट अपना बना सकते हैं। तो अब मैं एम्प्लॉय आईडी को ऑटो इंक्रीमेंट बनाना चाहता हूं। तो मेरे पास एक तरीका था, जब मैं टेबल क्रिएट कर रहा था उस समय बता सकता था। अब वो मौका निकल चुका है, अब मैं बीच में आ चुका हूं, अब मुझे बीच में याद आया कि चलो इसको ऑटो इंक्रीमेंट कर देते हैं। तो अब मुझे बताओ फिर से कैसे किया जा सकता होगा, पता नहीं है लेकिन कैसे किया जा सकता होगा अल्टर से, क्योंकि ये भी स्कीमा को चेंज करेगा। जब भी आपकी रोज में चेंज होगा अपडेट कमांड आएगी, जब भी आपका स्कीमा में चेंज होगा अल्टर कमांड आएगी। ठीक है, तो यहां पर फिर से क्या कर दिया, अल्टर टेबल ईएमपी मॉडिफाई ईएमपी अंडरस्कोर आईडी, डेटा टाइप इंटीजर आप लेके चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, ऑटो इंक्रीमेंट। तो यहाँ लिख देंगे ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट सेमीकोलन। अब इस कमांड से क्या होगा, इस कमांड से आपका ये वाला जो कॉलम है ईएमपी आईडी कॉलम, ये आपका ऑटो इंक्रीमेंट कॉलम बन जाएगा। अगर ये कॉलम पर प्राइमरी की नहीं लगी होती तो आपको ऑटो इंक्रीमेंट के बाद प्राइमरी की भी लिखनी होती है, ऐसे करके प्राइमरी स्पेस की, है ना, क्योंकि हमारे कॉलम पर ऑलरेडी प्राइमरी की लगी हुई थी इसलिए हमने उसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑटो इंक्रीमेंट तक लिखेंगे। ठीक है, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट, है ना, अंडरस्कोर लगाना है साथ। चलिए, अब हमारी टेबल पर ये चीजें आ चुकी हैं। तो कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था सर एक्स्ट्रा में क्या आता है। तो कोई भी चीज अगर कांस्ट्रेंट है तो हमारा वो की के अंदर आएगी। अगर कोई चीज कांस्ट्रेंट नहीं है बट आपने लगा रखी है तो वो किसके अंदर आएगा, हमारा एक्स्ट्रा के अंदर आएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट एक कांस्टेंट नहीं होता, ऑटो इंक्रीमेंट किसी कॉलम का एक फीचर होता है। ठीक है, तो वो जब हम टेबल को डिस्क्राइब करेंगे तो आपको कहाँ दिखाई देगा, एक्स्ट्रा के अंदर दिखाई देगा। ठीक है, अब वापस आते हैं, अब आप रिकॉर्ड इंसर्ट करिए। अब जब रिकॉर्ड इंसर्ट करेंगे, इस बार मैं सैलरी इंसर्ट नहीं करना चाहता, क्यों, क्योंकि सैलरी 20,000 सेट कर दिया मैंने, उसी से काम चल जाएगा मेरा। आईडी भी नहीं देना चाहता क्योंकि आईडी को मैंने क्या बना दिया है, ऑटो इंक्रीमेंट। सिर्फ क्या लेके चलेंगे, एम्प्लॉय का नेम, एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट, वैल्यूज। तो यहाँ पर अब गुड्डा और गुड़िया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने दो एम्प्लॉय को और इंसर्ट करा जिनका सैलरी नहीं बताया गया है, जिनका सिर्फ नाम और डिपार्टमेंट ही बताया गया है। एम्प्लॉय आईडी ऑटो इंक्रीमेंट आगे बढ़ेगी, सैलरी आपने सेट कर दिया 20,000, वो आपकी चलनी चाहिए। ठीक है, अच्छा सर ऑटो इंक्रीमेंट के बारे में ये बताइए कि वो +1 किस में होगी, जो लास्ट इंसर्टेड वैल्यू है उसमें होगी, या इस बात को ऐसे कह सकते हैं जो आपकी टेबल में मैक्सिमम एम्प्लॉय आईडी है उसमें +1 होगी।
जो मैक्सिमम वाली है उसमें +1 होगी हमारे, ठीक है। तो अब ऐसा हो सकता है कि आपका एम्प्लॉय आईडी लास्ट में 400 है, तो अगला वाला 401 नहीं आएगा, जो मैक्सिमम आईडी थी उसमें +1 करेगा वो, ठीक है। तो एंटर कर दिया, 2 रिकॉर्ड इंसर्ट हो गए। अब देखते हैं सेलेक्ट कमांड चलाकर, तो यहाँ पर 603 604, तो जो सबसे लास्ट था या मैक्सिमम था वो 602 था। कोइंसिडेंटली सबसे लास्ट सबसे मैक्सिमम एक ही बात निकलेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा कॉलम कैसा है, प्राइमरी की है, और प्राइमरी की में लास्ट वही होगा जो सबसे बड़ा होगा, ठीक है। और ऐसा हो नहीं सकता कि आप बोले सर अगर ये प्राइमरी की नहीं होता तो ऑटो इंक्रीमेंट लगता ही नहीं। ये दोनों बातें एक ही हो गई, ठीक है। तो इस तरह से ऑटो इंक्रीमेंट अपना काम यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी कॉलम पर हम ये चीजें भी लगा सकते हैं। अच्छा, मान लीजिए गवर्नमेंट की तरफ से एक रूल आ गया। क्या रूल आ गया? कि किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी 10,000 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने एम्प्लॉय सैलरी की डिफॉल्ट वैल्यू 20,000 करी हुई है, और मान लीजिए आप एक नया रिकॉर्ड इंसर्ट करने आ रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए एक नया रिकॉर्ड आप इंसर्ट करने अभी आ रहे हैं, और उसमें आप कह रहे हैं कि मैं आईडी बताऊंगा और सैलरी बताऊंगा, तो बता सकते हैं नहीं, क्योंकि इन दोनों की तो पहले से कुछ पहले सेटिंग हो रखी है। ऑटो इंक्रीमेंट में +1 चलेगा और सैलरी की वैल्यू 20,000 है। बट इंसर्ट करने वाला पर्टिकुलर पॉइंट पर कह रहा है कि नहीं, इस वाले रिकॉर्ड के लिए मैं ही बताऊंगा आईडी और मैं ही बताऊंगा सैलरी, तो कैसा माना जाएगा? आंसर है। ये दोनों बातें आप जब बताते हैं तो इग्नोर हो जाती हैं और आपकी वाली ही कंसीडर होंगे। जब आप ये नहीं बताएंगे तो ये आपके वाले जो बताए थे पहले वो कंसीडर होंगे। तो इस बार मैं सारे कॉलम की वैल्यू खुद बताऊंगा। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, मैंने कहा 700 आईडी कर दो और एम्प्लॉय की सैलरी कर दो मान लीजिए 12,000, ठीक है। एम्प्लॉय का नेम चलो सचिन कर दिया, ठीक है। और ये अकाउंट डिपार्टमेंट में होगा, तो ये हो जाएगा इंसर्ट। हमने कहा हो जाना चाहिए, देखते हैं। इंसर्ट हो गया। इसका मतलब है कि अब यहाँ पर मेरा एम्प्लॉय आईडी 700 हो गया और ये सैलरी 12,000 हो गई। इंटरव्यू क्वेश्चन, अगर किसी कॉलम पर डिफॉल्ट वैल्यू लगी हुई है तो क्या मैं उस कॉलम में अपनी वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ अभी भी? आंसर इज यस, देखा है हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगर कोई कॉलम ऑटो इंक्रीमेंट है तो क्या अभी भी मैं उस कॉलम में अपनी वैल्यू इंसर्ट कर सकता हूँ? आंसर इज यस, हम कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आगे बढ़ता है। ऐसा करने के बाद अब अगर मैं एक और नया रिकॉर्ड इंसर्ट करूं तो ऑटो इंक्रीमेंट कहां से पिक करेगा? अपना जो पुराना चल रहा था खेल वहां से आगे बढ़ाएगा +1, या जो मैंने अभी इंसर्ट करा था उसके आगे से +1 करेगा? तो आंसर क्या देंगे? जो मैक्सिमम होगा वो। क्योंकि अगर मैंने अभी नया रिकॉर्ड इंसर्ट कराए और ये मैं कर दूं 350, तो क्या अगला वाला 351 होगा? नहीं, अगला वाला क्या होगा? हमारा जो मैक्सिमम था उसमें +1 होगा। तो हमारी कहानी हमारी, ठीक है। तो आंसर इज यस, हम कर सकते हैं और ऑटो इंक्रीमेंट अपना वाला खेल करेगा। तो अभी भी जो हमने इंसर्ट करा है कोइंसिडेंटली वही मैक्सिमम हो गया। लेकिन ये और अच्छा होता अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करता कोई ऐसा आईडी जो 600 से कम होता, तो जब ऑटो इंक्रीमेंट अगली बार होता तो मैक्सिमम वाले के साथ ही होता था। बराबर, ये बात हमारी समझ में आ गई। अब यहाँ पर हम जो अभी डिस्कस कर रहे थे कि कोई एक ऐसा हमारा लीगल यहाँ पर रूल अप्लाई करना है कि सैलरी 20,000 तो डिफॉल्ट है, लेकिन आप चाहें तो 25 भी कर सकते हैं, चाहो तो 10 भी कर सकते हो, लेकिन 10 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर मैं सैलरी इंसर्ट करूँ और 10,000 से कम हो तो एरर आ जाए कि 10,000 से कम नहीं कर सकते, ज्यादा करो। तो ऐसा अभी तक तो मैंने अपनी टेबल में नहीं लगाया है। सैलरी कॉलम में डिफॉल्ट जरूर है, लेकिन डिफॉल्ट का मतलब होता है कि आप बताएंगे तो आपकी वाली, जो बताएंगे वो, और नहीं बताएंगे तो हमारी वाली 20,000 या जो हमने बता रखी है डिफॉल्ट। लेकिन ऐसा कच नहीं हो कि यहाँ पर आप ये बोलेंगे 10 से कम नहीं हो सकता, ये तो आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा करने के लिए एक और कॉन्स्टेंट आता है जिसका नाम है हमारा चेक कॉन्स्टेंट। चेक कॉन्स्टेंट, चेक कांस्टेंट ये कहता है कि किसी भी कॉलम पर अगर आप कोई वैलिडेशन करना चाहते हैं पहले कि इस कॉलम में जो वैल्यू आ रही है
क्या ये बात मान रही है कि नहीं मान रही है? अगर है ओके है तो इंसर्ट कर दो, ओके नहीं है तो एरर दे दो कि ये रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हो सकता। चेक ट्रांसपेरेंट का कॉन्सेप्ट हमारा बाकी RDBMS जो होते हैं उनमें पहले से अवेलेबल है, लाइक ओरेकल हो गया, सिक्वल सर्वर हो गया, IBM का DB2 हो गया। बट माई सिक्वल में चेक ट्रांसपेरेंट हमारा 8.16 वर्जन से आया है। इससे पहले वाले वर्जन में आपको 8 से पहले वाले वर्जन में आपको चेक ट्रांसपेरेंट का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता है। माई सिक्वल 8 से पहले माई सिक्वल 7 नहीं था, माई सिक्वल 6 नहीं था, 5 था। 5 के बाद सीधा हमारा 8 आया है। तो माई सिक्वल के वर्जन थोड़े इंटरेस्टिंग है। 5 तक आया, 1 2 3 4 5, उसके बाद सीधा 8 आया, 6 7 कभी रिलीज ही नहीं हुआ। ठीक है, तो 8 से पहले जो 5 वर्जन आता था उसमें चेक कॉन्स्टेंट आपका नहीं चलता। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम चेक कॉन्स्टेंट को लगाना चाहते हैं, किस पे लगाना चाहते हो? सैलरी पर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अल्टर टेबल EMP ऐड करना चाहते हैं क्या? चेक। चेक कॉन्स्टेंट का नाम चेक होता है। और यहाँ पर आप बताओ क्राइटेरिया। चेक कॉन्स्टेंट का क्राइटेरिया है एम्प्लॉय सैलरी हमारा ग्रेटर होनी चाहिए किससे? 10,000। बराबर भी होगी तो भी चल जाएगा। तो हमने क्या करा, अपनी EMP टेबल में चेक कॉन्स्टेंट लगा दिया। किस कॉलम के लिए? सैलरी कॉलम के लिए। क्या कंडीशन के साथ लगाया है कि सैलरी की वैल्यू 10,000 से ज्यादा या बराबर जरूर होनी चाहिए। अगर जिस समय ये चेक कॉन्स्टेंट सैलरी कॉलम पे लगाया जा रहा है उस समय तक अगर कोई सैलरी 8,000 हो गई तो ये चेक कॉन्स्टेंट एरर दे देगा कि मैं नहीं लग सकता, क्योंकि ऑलरेडी आपके यहाँ पर ऐसा डेटा है जो इस बात को नहीं मान रहा है। तो पहले उसे डिलीट करो, तब चेक कॉन्स्टेंट आप लगा सकते हो ये वाला। अभी हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तभी हम इसको लगा पाएंगे। ठीक है, तो चेक कॉन्स्टेंट जाके ऐड हो गया हमारा यहाँ पर। अब अगर मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूँ रिकॉर्ड के लिए, मान लीजिए ये मैंने कर दिया 705, है ना, और सैलरी की वैल्यू मैंने कर दी 9,000। देखते हैं क्या होता है। एरर, चेक कॉन्स्टेंट इज वायलेटेड। इंटरनली चेक कॉन्स्टेंट का उन्होंने अपने एक नाम रख लिया, EMP_ चेक _1। ठीक है, तो चेक कॉन्स्टेंट अगर आपका काम कर रहा है तो इस तरह से एरर आएगी, चेक कॉन्स्टेंट इज वायलेटेड। पुराने वाले वर्जन में ये एरर नहीं आएगी और आपका रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएगा। ये भी नहीं बोलेगा चेक कॉन्स्टेंट हम सपोर्ट नहीं करते, चेक कॉन्स्टेंट को वो बाईपास कर देगा और आपका चेक कॉन्स्टेंट एरर नहीं देगा। बट 8 वाले वर्जन से इस तरह की एरर आने आपके शुरू हो जाएगी। तो अब इस डेटा में मैं इस बात को लेकर इंश्योर हूँ कि इस सैलरी कॉलम में 10,000 से कम वैल्यू आ ही नहीं सकती। अगर कोई लेकर आएगा तो चेक कॉन्स्टेंट पकड़ लेगा उसे और वो रिकॉर्ड इंसर्ट ही हमारा नहीं है। तो हम एक टेबल में जितने चाहें उतने कॉलम पर चेक कॉन्स्टेंट को लगा सकते हैं। प्राइमरी की का रूल है कि वो एक ही लगेगा। एक टेबल पर प्राइमरी की एक ही हो सकती है, एक से ज्यादा प्राइमरी की हमारी नहीं हो सकती। लेकिन बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट हैं, जैसे मैं आपसे कहूं कि मैं चाहता हूं एक और कॉलम है जिसमें यूनिक की लग जाए, लग जाएगी। एक और कॉलम है उसमें नॉट नल लग जाए, वो भी लग जाएगी। तो जितने चाहे उतने कॉलम पर यूनिक की, जितने चाहे उतने कॉलम पर नॉट नल आप लगा सकते हैं। सेम चेक कॉन्स्टेंट है जो लगा सकते हैं। ऑटो इंक्रीमेंट फीचर है, कॉन्स्टेंट नहीं है, वो किसी एक कॉलम पर लगेगा। क्यों? क्योंकि वो प्राइमरी की पे लगता है और प्राइमरी की हमारा इस टेबल में एक ही होती है। अब हाँ बोलिए। एक साथ ही तो चल रहा है। जैसे एग्जांपल देके बताइए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जब आप टेबल को अल्टर कर रहे हैं तो उस समय दोनों बातें दो अलग क्वेरीज बना लेकर एक से करना चाहते हैं, कर सकते हैं कॉमा लगाकर। तो आप एक साथ दो चीजें करना चाहते हैं तो एक ही क्वेरी में कॉमा लगाकर कर सकते हैं। पहली बात कॉमा, दूसरी बात, इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप टेबल बना रहे थे तो उस समय भी कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम जो भी अल्टर करते हैं वो एक ही क्वेरी से एक बार कर पाएंगे। हम एक ही क्वेरी में 4 काम कर सकते हैं कॉमा लगा लगाकर।
है ना। तो आप देखिए आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट कैसी है, आप कर सकते बराबर। डिफॉल्ट भी कॉन्स्टेंट और चेक भी कॉन्स्टेंट। हाँ बिल्कुल, कॉमा लगाकर उसी में लिख सकते हैं। चलो अब आगे चलते हैं। एक और सिचुएशन है जो डिस्कस करते हैं पहले। मान लीजिए कोई एक कॉलेज है और उस कॉलेज में कोई फेस्टिवल टाइप से हो रहा है, तो वहां पर कुछ लोग परफॉर्म कर रहे हैं जिनके बारे में हम अपना रिकॉर्ड कुछ मेंटेन कर रहे हैं। तो एक कॉलम है हमारे पास, मान लीजिए रोल नंबर, एक है स्टूडेंट का नेम, एक है एक्टिविटी। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो कॉलेज में आपका कोई आपका फेस्टिवल हो रहा है, तो उसमें जो लोग परफॉर्म करना चाहते हैं उनका डेटा एक टेबल में स्टोर करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कोई एक स्टूडेंट है जिसका रोल नंबर है 101, इसका नेम एज्यूम कर लेते हैं सोनू। ये मान लीजिए डांस में परफॉर्म करना चाहता है। अब जो रूल है वो ये है कि सेम स्टूडेंट दूसरी एक्टिविटी में एनरोल कर सकता है। सेम स्टूडेंट दूसरी एक्टिविटी कर सकता है, मतलब यही रोल नंबर वाला स्टूडेंट अगर मिमिक्री करना चाहे, एक्टिंग करना चाहे तो कर सकता है। लेकिन यही स्टूडेंट फिर से अपना नाम डांस में लिखवाएगा तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिख दूं कि 101 फिर से परफॉर्म करना चाहता है तो करने देंगे, नाम बदल कर आए सेम लेकर आए फर्क नहीं पड़ता। ये एक्टिंग करना चाहता है तो कर सकता है। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई और स्टूडेंट है जिसका नाम मोनू है, वो डांस करना चाहता, हमने कहा वो कर सकता है, कोई इशू नहीं है। अब आपके सामने क्वेश्चन है कि इस टेबल में ये बात कैसे आप इंश्योर करेंगे कि अगर सेम स्टूडेंट सेम एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो एंटर ना हो पाए यहाँ पर। फिर सुनेंगे क्योंकि पहली बार में तो आप आंसर गलत दे रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला कि हमें किसी एक स्टूडेंट को इस इवेंट में पार्टिसिपेट करवाने देना है अगर वो दूसरी एक्टिविटी कर रहा है। जैसे 101 डांस कर रहा है, 101 एक्टिंग कर रहा है, तो इसकी एंट्री 2 बार करेंगे टेबल में क्योंकि दोनों अलग अलग एक्टिविटी कर रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि सेम एक्टिविटी अलग अलग स्टूडेंट कर रहे हैं, जैसे डांस 101 वाला भी कर रहा है और डांस 102 वाला भी कर रहा है। लेकिन आपको क्या नहीं होने देना है इस टेबल में, अगर फिर से मान लीजिए आ जाए 101 वाला, हो सकता है कि आप जितने इवेंट में पार्टिसिपेट करेंगे उतने कुछ मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे मान लीजिए। तो इस वजह से 101 ने क्या कर अपना एंट्री दो फिर से करा ली। तो अब हम चाहते हैं ये नहीं होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि आप ऐसा रुकोगे कैसे, क्योंकि आपके मन में आएगा सबसे पहले चलो एक काम करते हैं रोल नंबर को बना देते हैं प्राइमरी की, बना नहीं पाओगे क्योंकि रोल नंबर अगर प्राइमरी की बना दिया तो 101 दोबारा से आ भी नहीं सकता दूसरा एक्टिविटी करने के लिए। अब आप ऐसा भी नहीं कर सकते चलो एक्टिविटी को बना देते हैं प्राइमरी की, क्योंकि डांस करने फिर दूसरा नहीं आ सकता कोई, डांस करने 101 भी आ सकता है, डांस करने 102 भी आ सकता है। अब यहाँ पर कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो अब आपको अपनी टेबल में यूनिकनेस चाहिए, किसी एक कॉलम के बेस पर नहीं, एक से ज्यादा कॉलम के बेस पर। इस बार 2 कॉलम के बेस पर यूनिकनेस की जरूरत पड़ रही है। अगर कभी भी टेबल में रोल नंबर और एक्टिविटी की वैल्यू के बेस पर डुप्लीकेसी हो रही है तो वो हम मैच करना चाहते हैं, और ऐसा करने के लिए कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं कंपोजिट की कांस्टेंट। कंपोजिट की कांस्टेंट का मतलब होता है एक से ज्यादा कॉलम पर यूनिकनेस की गारंटी लेना। इंडिविजुअली वो कॉलम डुप्लीकेसी को सपोर्ट करेंगे, कलेक्टिवली वो कॉलम यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर मैं इस वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता हूं तो मुझे रोल नंबर और एक्टिविटी को मिलाकर कंपोजिट की कांस्टेंट बनाना होगा, और इसका मतलब होगा कि ये दोनों कॉलम एक साथ सेम वैल्यू कंटेन नहीं कर सकते अलग अलग रो में।
इंडिविजुअली ये कॉलम डुप्लीकेट वैल्यू कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, अब कंपोजिट की कंस्ट्रेंट कैसे बनाई जाएगा, हमारे पास तो ऐसा कोई टेबल भी नहीं है। तो अब हमने अल्टर कमांड पे काफी प्रैक्टिस कर ली है। अब हम टेबल बनाते समय अगर कंपोजिट की लगानी है तो कैसे लगाएंगे, क्योंकि इस बार हमें टेबल बनानी ही पड़ेगी, कॉलेज नाम से कोई टेबल है नहीं हमारे पास अब, है ना। तो हम बना लेते हैं एक नई टेबल। यहाँ लिख दिया हमने क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लीजिए कॉलेज ही कर दिया, और उसके बाद उसमें बता दिया मैंने अपना कॉलम का नाम, रोल नंबर इंटीजर हो गया, कॉमा नेम वैरकर 10 दे दिया, कॉमा एक्टिविटी, कुछ काम करते हैं एंटर करके आगे आ जाते हैं, एक्टिविटी वैरकर। अब सर यहाँ पर टेबल बन रही है कॉलेज नाम की, 3 कॉलम की बात हो रही है, रोल नंबर नेम एक्टिविटी, और सेमीकोलन देख रहा है। कंपोजिट की बात नहीं हुई अभी। तो कंपोजिट की एक इल्यूजन है, जब आप एक से ज्यादा कॉलम पर प्राइमरी की लगाते हैं तो उसी को हम कंपोजिट की के नाम से जानते हैं। तो कंपोजिट की बनाने के लिए अलग से कंपोजिट की नाम से कोई वर्ड नहीं है। आपको क्वेरी लिखने में जब लास्ट क्वेरी का आप करते हैं, दैट मीन्स लास्ट कॉलम के पास आप कॉमा लगा कर लिखेंगे प्राइमरी स्पेस की, और ब्रैकेट में उन कॉलम्स का नाम लिखेंगे जो आपका पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कंपोजिट की में, रोल नंबर और दूसरा एक्टिविटी। तो ये प्राइमरी की अब प्राइमरी की ना कहलाकर कंपोजिट की कहलाती है। तो जब आप प्राइमरी की को एक से ज्यादा कॉलम पर लगाएंगे तो क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि सर अभी थोड़ी देर पहले तक आप कहते थे कि प्राइमरी की एक से ज्यादा कॉलम पर नहीं लग सकती, और अभी जस्ट आपने प्राइमरी की को एक से ज्यादा कॉलम पर लगा दिया। अगर इंटरव्यूअर हमसे ये पूछ ले कि ये बताओ एक टेबल पर प्राइमरी की एक से ज्यादा कॉलम पर हो सकती है या नहीं, तो आप आंसर क्या दें वहां पर अभी। तो इसका आंसर आपको थोड़ा सब्जेक्टिव देना होगा, आंसर एक्सप्लेन करना होगा। हाँ और ना में आप आंसर देंगे तो दोनों ही गलत होंगे, हाँ भी आंसर गलत है इसका और ना आंसर भी गलत है। कैसे गलत है वो देखते हैं। देखो, जब आप प्राइमरी की को डिफाइन करते हैं तो प्राइमरी की डिफाइन करने का एक तरीका मैंने आपको बताया था। अभी मैं इसको एंटर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, ध्यान रखना, अभी मैं इसको एंटर नहीं करता हूँ। तो अभी मान लीजिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ ऐसे करके क्रिएट टेबल रोल नंबर इंटीजर, यहाँ लिख दिया प्राइमरी स्पेस की। ये भी तरीका है प्राइमरी की बनाने का टेबल बनाते समय। अब आप नेम लिख दिया आपने, वैरकर आगे आ गए और आपने कहा एक्टिविटी वैरकर 10, मैंने कहा मैं तो इसको ही बनूंगा प्राइमरी की, प्राइमरी स्पेस की। तो अब ये सामने दिख रहा है कि आप क्या चाहते हैं, आप अपनी टेबल में 2 कॉलम को प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, एक रोल नंबर और एक आप अपना एक्टिविटी। देखते हैं एरर क्या आ गई, मल्टीपल प्राइमरी की डिफाइंड। तो सर ये बात वही है जो आप बोलते थे और हर जगह ये लिखी हुई है कि एक टेबल पर एक ही प्राइमरी की कॉलम हो सकता है। अब जो अभी आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले वो करके देखो, ये तो समझ में आ गया भाई। यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, रोल नंबर जिस समय डिफाइन करा उस समय नहीं बताया कि प्राइमरी की है, हमने पहले सारे कॉलम लिख लिए, रोल नंबर लिख लिया, नेम लिख लिया, उसके बाद हमने एक्टिविटी लिख लिया। अब उसके बाद हम लास्ट में जब सारे कॉलम बता दिए तो कॉमा लगाकर हम बता रहे हैं प्राइमरी की। अब प्राइमरी की हमने लिख दिया यहाँ पर रोल नंबर, ठीक है। तो अब रोल नंबर क्या बन जाएगा, प्राइमरी की बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसी समय कॉमा लगाकर एक कॉलम का नाम और लिख दिया तो अब ये अलाउड है। और इसका मतलब अब ये नहीं है कि 2 कॉलम प्राइमरी की बन गए, अब इसका मतलब हो जाता है कि ये दोनों मिलकर कंपोजिट की को रिप्रेजेंट करता है। तो अब
एंटर करेंगे तो इस बार एरर नहीं आनी चाहिए। अब आप बताओ, आपसे अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाए कि एक टेबल पर 2 कॉलम प्राइमरी की हो सकते हैं या नहीं, तो आप हाँ और ना देकर नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों का आंसर आपको, अगर आप हाँ बोलेंगे तो भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके अगेंस्ट, आप ना बोलेंगे तो भी पूछा जाएगा आपको। ये नहीं आएगा एमसीक्यू में। अगर मान लीजिए एमसीक्यू में आता है फॉर एग्जांपल, तो आपका आंसर नो होना चाहिए। अगर सामने इंसान नहीं बैठा है, सामने कोई मशीन बैठी है जिसमें साइंस वाली बात नहीं है, तो आप आंसर नो लगा कर आएंगे। अगर इंसान बैठा है तो आप उसे समझा कर आएंगे कि जब आप इंडिविजुअल कॉलम को फोकस करके प्राइमरी की मेंशन करेंगे तो एरर आएगी, जैसा कि मैंने इससे पहले करा। ये वाला इंडिविजुअल कॉलम पर प्राइमरी की आप लगाएंगे तो एरर आएगी। आप मल्टीपल कॉलम पर कलेक्टिवली प्राइमरी की लगाएंगे तो अलाउड है, और वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट की बन जाएगा। कितने भी कॉलम पे चलेगा, वो तो मतलब नहीं है, कॉलम कितने भी कॉलम हो सकते हैं, 2 3 4 5 6। चलो अब सर टेबल बन गई हमारी, अब इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करना है। इंसर्ट इनटू ईएमपी वैल्यूज, और रोल नंबर मान लीजिए 101 कर दिया, नाम सोनू कर दिया, और ये डांस कर दिया। टेबल का नाम हमारा कॉलेज, कॉलेज टेबल में 3 वैल्यू इंसर्ट हो गए। कॉलेज टेबल में 101 सोनू एक्टिंग करना चाहता है, कर सकता है। 102 एक्टिंग करना चाहता है, कर सकता है। 101 नाम बदल कर आ रहा है कि मेरा नाम मोनू है, और डांस के लिए पार्टिसिपेट कराना चाहता है, होगा या नहीं होगा? नहीं, हमें नाम से मतलब ही नहीं है, हमें तो यूनिकनेस, कॉलम, रोल नंबर और एक्टिविटी, इनके बेस पर देखनी है। आप नाम बदल कराओ फर्क नहीं पड़ता, ये डुप्लीकेट माना जाएगा और एरर आ जानी चाहिए। डुप्लीकेट एंट्री, डुप्लीकेट एंट्री इस बार इन दोनों के कॉम्बिनेशन पर है, 101 और डांस। ये कॉम्बिनेशन ऑलरेडी किसी रो में आ चुका है। इंडिविजुअल, अगर आप देखो डेटा, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, इंडिविजुअल कॉलम पे डुप्लीकेसी अलाउड है, इंडिविजुअल कॉलम पर डुप्लीकेसी अलाउड है, कलेक्टिवली डुप्लीकेसी अलाउड नहीं। इसे बोलते हैं कंपोजिट। ठीक है, चलो जगह तो निकल जाना तो। हाँ? दोनों में यहाँ लग गया होगा। चलो अब डोर क्लोज करते हैं। अब हाँ बोलो। कंपोजिट की एक वर्चुअल वर्ड है, कंपोजिट की नाम से कोई टॉपिक नहीं होता, कंपोजिट की सिर्फ बोलने के लिए है ना, लिखने के लिए आपको प्राइमरी की लिखनी। कंपोजिट की सिर्फ एक हेडिंग का नाम हो गया है, लिखने के लिए, बोलने के लिए, कहीं आपको एसक्यूएल में लिखते समय कंपोजिट टाइप नहीं करना होगा। ठीक है, अब हम लोग अभी तक जो काम करते आए हैं वो वैरकर कॉलम, इंट कॉलम, फ्लोट कॉलम और कांस्टेंट वगैरह हमने देखे, ऑटो इंक्रीमेंट देखा, सेलेक्ट कमांड देखी, नेस्टेड क्वेरी, ये सब हमने देखी। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर एक पर्टिकुलर पैटर्न के बेस पर रिकॉर्ड को फैच करना है। जैसे मैं चाहता हूँ कि एम्प्लॉय टेबल में हमें वो सारे रिकॉर्ड चाहिए जिनके नाम के लास्ट में मान लीजिए यू आता है। मोनू चाहिए, मोनू चाहिए, सोनू चाहिए, चिंटू चाहिए, ये सारे नाम चाहिए। हमें पूरा नाम नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है उनके नाम की स्पेलिंग में ये आता है और इस जगह आता है। तो अगर मुझे इस बेस पर रिकॉर्ड को फिल्टर करना है तो हम कर सकते हैं लाइक रेगुलर एक्सप्रेशन, जैसे पाइथन में पढ़े थे हम लोगों ने, उसी तरह से एक तरह से रेगुलर एक्सप्रेशन यहाँ पर है जिसका यूज होता है लाइक ऑपरेटर के साथ। तो इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि लाइक ऑपरेटर क्या होता है। तो लाइक ऑपरेटर
किसी वेरकर कॉलम पर एक पैटर्न के बेस पर अगर आप कुछ फिल्टर कराना चाहते हैं तो उस पर्पस के लिए यूज होता है। कैसे देखो, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नेम लाइक, लाइक मतलब तरह, एम्प्लॉय नेम किस तरह से हो, लाइक। अब यहां हमने लिख दिया यू, लेकिन हमने ये नहीं बताया यू कहाँ आना चाहिए, पहले नंबर पे आए, दूसरे पे आए, तीसरे पर आए, चौथे पर आए, लास्ट में आए, शुरू में आए। तो अब हम चाहते हैं यू लास्ट में आए, उससे पहले चाहे कितने भी करेक्टर आए, उससे पहले जितने चाहे उतने करेक्टर आ सकते हैं। तो जितने चाहे उतने करेक्टर को परसेंटेज सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो परसेंटेज का मतलब है एन नंबर ऑफ करेक्टर, है ना, एन की वैल्यू 0 भी हो सकती है। यू सबसे लास्ट में लिखा है, तो दैट मीन्स एम्प्लॉय नेम की जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज शुरू में कुछ भी आए बट स्पेलिंग में लास्ट यू आना चाहिए, वो सारे एम्प्लॉय के रिकॉर्ड लाकर मुझे दे दिए जाएंगे। मोनू, मोनू, सोनू, चिंटू, अब चाहे वो कितने बड़े भी हो सकते हैं बट लास्ट लेटर उनका यू होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि मुझे वो सारे रिकॉर्ड लाकर दो जिनका पहला लेटर एस से शुरू होता है, क्योंकि ज्यादा बार हमें ये पता होगा एम्प्लॉय का नाम ना शुरू इस से होता है, आगे नहीं पता क्या है, तो हमने कहा एस लेटर से शुरू होने वाले सारे एम्प्लॉय का डेटा लाकर दिखा दो। तो यहाँ पर एस और उसके बाद परसेंटेज, पहला लेटर एस होगा, उसके बाद चाहे कितने भी करेक्टर हो, सोनू, सूर्य, सचिन। ये बहुत मैजिकल कमांड होती है, जब ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा होता है तो क्विकली आपका डेटा फिल्टर होकर आ जाता है। इसका यूज बहुत होता है इंडस्ट्री के अंदर। आएंगे, अब मान लीजिए यहाँ पर जो परसेंटेज सिंबल है ये हमारा एन करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, मुझे ना नंबर ऑफ करेक्टर्स को लिमिट करना है। मैं चाहता हूं कि वो सारे एम्प्लॉयज का डेटा लेकर आओ जिनका नाम 4 करेक्टर का है। अब वो 4 करेक्टर कुछ भी हो सकते हैं, आप स्पेसिफिक भी हो सकते हैं कि पहला ये होना चाहिए, आखिरी ये होना चाहिए, बीच के दो कोई से भी हो, ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल हम शुरू करते हैं वर्स्ट केस से कि 4 करेक्टर का नाम होना चाहिए और वो चारों करेक्टर कोई भी हो सकते हैं, ABCD, ए से लेकर जेड तक पहला नंबर, ए से लेकर जेड तक दूसरे नंबर पर कोई भी आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ लिखेंगे अंडरस्कोर। अंडरस्कोर सिंबल एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। अब किस पोजीशन पे आपने लगाया है, पहली पोजीशन पर, इसका मतलब कि हमारा एक करेक्टर किसी के नाम में है पहले नंबर पर, वो रिकॉर्ड आ जाएंगे। हमने कहा नहीं 4 के चाहिए, 2, 3, 4, एक अंडरस्कोर एक करेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर मैं लगातार 4 अंडरस्कोर लगा रहा हूं तो लगातार 4 करेक्टर हमारे होने चाहिए। कौन से होने चाहिए, कोई से हो सकते, लेकिन नंबर ऑफ करेक्टर्स लिमिट हो गए, अब 4 वाले ही नाम आएंगे, मोनू, मोनू, सोनू। अब मैं इसमें फिक्स कर दूं कि नहीं सर पहला जो दूसरा करेक्टर है ना वो ओ होना चाहिए, ओ, पहला कोई सा हो, तीसरा कोई सा हो, चौथा कोई सा हो, लेकिन दूसरे नंबर पर ओ ही आना चाहिए। तो भी सर यही आएगा, देखो ओ, ओ, ओ। अच्छा अब देखते हैं आप क्या सोचते हो इस बारे में। मुझे वो सारे नाम थे जिनकी स्पेलिंग में आई आता है। अब आई चाहे शुरू में आए, चाहे बीच में आए, चाहे लास्ट में आए, चाहे कितनी बार भी आए, अगर किसी के नाम की स्पेलिंग में आई लेटर आता है तो वो रिकॉर्ड मुझे चाहिए। क्या लिखें लाइक के आगे, आई आना चाहिए। कहाँ पर आना चाहिए, कहीं भी आए, शुरू में, बीच में, लास्ट में। आई के बाद कितना भी करेक्टर आए, आई से पहले कितना भी करेक्टर आए, आई के बाद कितने भी करेक्टर आए, आई से पहले कितने भी करेक्टर आए, ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता। रोहित में आई ये आता है, चिंटू में आई यहाँ पर आता है, यहाँ पर आई ये है। हाँ हाँ लिख सकते हैं नॉट कीवर्ड से। हाँ अब लॉजिक देखो ना, अगर इसको हम देखा तो ये कहता है मैं एन हूँ, एन का वाला 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है? अब अगर हम सिस्टम की डेट, सिस्टम का टाइम, इनको फैच करना चाहते हैं किसी पॉइंट पर,
डेट टाइम पर हम काम करने में इंटरेस्टेड हैं कि अगर हम डेट और टाइम पर काम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास कुछ फंक्शन होते हैं। अगर आपको डेट चाहिए तो करंट डेट नाम का एक फंक्शन है जो जिस सिस्टम पे प्रोग्राम चलेगा उस सिस्टम की जो डेट है वो लाकर आपको दे देगा। अभी आपको सैटेलाइट पर लाकर नहीं दे रहा है, जिस कंप्यूटर पे ये कोड चल रहा है उस कंप्यूटर में डेट जो भी सेट होगी वो लाकर दे देगा। वो गलत है तो गलत लाकर देगा, इसको सही गलत नहीं पता। ये आपके विंडोज कंप्यूटर या जिस कंप्यूटर पर आपका कोड चलेगा वहां पर जो भी साइट होगी वो लाकर देगा। सर टाइम निकालना है तो करंट टाइम 12:33 सर दोनों चीज एक साथ चाहिए, डेट भी चाहिए टाइम भी चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बैंकिंग एप्लीकेशन डिजाइन करते हैं उसमें ट्रांजैक्शन होती है तो ट्रांजैक्शन का डेट और टाइम दोनों मॉनिटर करना होता है, तब एग्जैक्ट पता कर पाएंगे कि ये ट्रांजैक्शन कौन सी वाली थी। तो अगर मैं दोनों चीजें एक साथ फैच करना चाहता हूँ तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है, इसका नाम है नाउ। नाउ फंक्शन क्या करता है, डेट और टाइम दोनों लाकर हमें दे देता है। अब सर ये जो आपने डेट और टाइम फैच करके प्रिंट कराए हैं ना, इनको प्रिंट नहीं कराना है, हम चाहते हैं एक टेबल हो, उस टेबल में ये इंसर्ट हो जाए। क्योंकि अगर हम कोई चीज सेलेक्ट करते हैं तो वो सेव नहीं होती है कहीं पे। जैसे हम इसे एंटर एग्जिट कर देंगे सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक टेबल हम बनाते हैं, क्रिएट टेबल, और ये टेबल हमारा क्या करेगा, डेट टाइम के कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मान लीजिए हमने इस टेबल का नाम कर दिया हमारा डेट डेमो, इस नाम से एक टेबल बना दिया। ठीक है, अब इस टेबल में हम 3 कॉलम बनाना चाहते हैं। पहला कॉलम जो सिर्फ डेट की वैल्यू स्टोर करेगा उसका नाम दे दिया मान लीजिए माई डेट। अब सर क्वेश्चन आता है डेटा टाइप का, स्ट्रिंग के लिए वैर है, इंटीजर है, फ्लोट है, समझ में आ गया। अगर मुझे डेट टाइप का कोई कॉलम बनाना है तो डेटा टाइप का नाम भी क्या है, डेट। तो डेट नाम से एक डेटा टाइप होता है माई एसक्यूएल के अंदर। इसका यूज होता है कब, जब हम किसी कॉलम में डेट को स्टोर करना चाहते हैं। ठीक है, कॉमा। अब सर एक कॉलम में हम टाइम स्टोर करना चाहेंगे तो उसका नाम मैंने कर दिया मालिक माई टाइम, डेटा टाइप। तो जिस तरह से डेट नाम से डेटा टाइप है इसी तरह से टाइम नाम का भी क्या होगा, डेटा टाइप होगा। अब हम सर क्या चाहते हैं, दोनों को एक साथ स्टोर करना चाहते हैं। कई बार हमें सिर्फ डेट स्टोर करनी है, कई बार हमें सिर्फ टाइम स्टोर करना है, कई बार हमें दोनों चीज स्टोर करनी पड़ जाती है। तो इस टेबल में तीनों चीजों को सीख लेते हैं एक साथ। तो एक कॉलम बना दिया, उसका नाम कर दिया माई डेट टाइम, माई डी करके बना दिया माई डेट टाइम। डेटा टाइप क्या दोगे, डेट टाइम नाम का डेटा टाइप होता है। तो 3 और डेटा टाइप माई एसक्यूएल के अंदर हमने पढ़े, डेट डेटा टाइप, टाइम डेटा टाइप और डेट टाइम डेटा टाइप। एंटर करेंगे, एक टेबल बनकर आपकी तैयार हो गई। अब सर इसमें वैल्यू को इंसर्ट करवाइए, कैसे वैल्यू इंसर्ट होगी। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए हमें कुछ तरीके दिए गए। जैसे एक तरीका है, आप स्ट्रिंग में भी डेट टाइम को इंसर्ट कर सकते हैं। अगर आप सिस्टम से फैच करके इंसर्ट करना चाहते हैं तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों तरह से सीख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम डेट डेमो वैल्यू। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ डेट की वैल्यू। तो डेट की वैल्यू एज ए स्ट्रिंग आप जब इंसर्ट करते हैं तो माई एसक्यूएल का एक फॉर्मेट होता है डेट के लिए, वाई 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 डैश एम एम डैश डी। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जब भी डेट इंसर्ट करेंगे माई एसक्यूएल में तो इस फॉर्मेट की डेट होनी चाहिए। अगर ये इस फॉर्मेट की नहीं है तो एरर आ जाएगी। अगर आप कहीं से डेट लाए हैं और वो इस फॉर्मेट में नहीं है और आपको माई एसक्यूएल में इंसर्ट करनी है तो पहले आपको उसे फॉर्मेट इसमें लाना होगा। ये एक चैलेंजिंग टास्क होता है। हर आरडीबीएमएस में ये फॉर्मेट अलग अलग हो सकता है। जरूरी नहीं है कि माई एसक्यूएल में वाई वाई एम एम डी डी होता है तो जितनी भी आरडीबीएमएस है मार्केट में अवेलेबल सबका यही फॉर्मेट होता होगा, सबका अलग अलग हो सकता है।
ठीक है, तो अगर हम कभी डेटा माइग्रेट करते हैं एक डेटाबेस से दूसरे में, तो इस सबसे बड़ा चैलेंज जो हमें आता है वो डेट टाइम के फॉर्मेट पर ही आता है। ठीक है, तो अब बीच में हम कोई ना कोई एक ऐसी टेक्निक यूज करते हैं जो हमें फॉर्मेटिंग की फैसिलिटी अलाउड करे। तो हम पाइथन में बड़ी आसानी से इस काम को कर सकते हैं। तो हम पहले डेट को उठाकर पाइथन में लाएंगे, पाइथन में हमारे पास ऑप्शन होते हैं फॉर्मेट करने के, फॉर्मेट करके जिस दूसरे डेटाबेस में लेकर जाना है लेकर जा सकते हैं। ठीक है, अब वापस आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने लिखा, मान लीजिए कोई भी डेट लिख दी 2015, ईयर डैश मंथ मान लीजिए दिसंबर हो गया, और डेट लिख दी 20, इसमें लोग 20 दिसंबर 2015, कॉमा। अब दूसरा कॉलम है जो टाइम को इंसर्ट करेगा। टाइम को लिखने का फॉर्मेट होगा आवर, 10 बज के, कॉलोन, फॉर्मेट है कॉलोन का, मिनट मान लीजिए 11 मिनट, कॉलोन, सेकेंड, 10 बज के 11 मिनट 12 सेकेंड। अब सर वो कॉलम जिसमें डेट और टाइम दोनों स्टोर होते हैं उसका फॉर्मेट होगा पहले ईयर डैश मंथ डैश दिस स्पेस, स्पेस के बाद टाइम। जरूरी नहीं है कि सेम ही लिखना है, कुछ भी लिखो, आपको फॉर्मेट का ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने यहाँ कर दिया, मान लीजिए चलो अभी के लिए सेम कर देते हैं ताकि अलग ना लगे। इंसर्ट हो जाएगा, हमने कहा इंसर्ट हो गया। आप जब रिकॉर्ड को इंसर्ट कर रहे थे उस समय आपने क्या करा, यहाँ पर मान लीजिए स्लैश लगा दिया, तो ये मना नहीं करेगा आपको, लेकिन जब इंटरनली स्टोर होगा तो स्लैश का डैश बना देगा। मैं यहाँ स्लैश कर रहा हूँ, यहाँ पे चेंज नहीं करा, मैंने सिर्फ यहाँ चेंज कर दिया, 2025 कर दिया 12। अब एक बार सर सेलेक्ट करके देखते हैं क्या हुआ। सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डेट, 2025 वाला अभी भी कैसे बनकर आया है डैश। तो आप ईयर मंथ डेट फॉर्मेट ये रखेंगे, बीच में सेपरेटर डैश होगा, अगर आप कुछ और लगाते हैं तो एक्सेप्ट हो सकता है, बट स्टोर करते समय उसको बदलकर डैश ही कर दिया जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर ईयर को 2 डिजिट का भी इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप इंसर्ट कर रहे थे तो ईयर को 2 डिजिट का भी इंसर्ट कर सकते हैं। जब ईयर 2 डिजिट का इंसर्ट होगा तो उसके पहले या तो 19 प्रीफिक्स लगेगा या उसके पहले 20 प्रीफिक्स लगेगा। इसकी एक कंडीशन है। ठीक है, वो कंडीशन क्या है उसको देखेंगे। अभी मैंने ईयर सिर्फ 2 डिजिट में लिखा है, तो देखते हैं इस वाले में सेलेक्ट चलाकर क्या आ रहा है। क्या लगाया उसने, 20 लगाया। लेकिन अगर मैं फिर से कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करूं और इस बार मैं यहाँ लिख दूं 65, देखते हैं 65 के साथ अगर हम जाते हैं तो क्या लगाएगा। अभी भी क्या लगा रहा है, 20 ही लगा रहा है। फिर चलते हैं और यहाँ पर मैंने 55 कर दिया। ठीक है, 55 में क्या लगा रहा है, 20। अब इस बार यहाँ पर 75 करते हैं, तो मैंने 65 55 65 तीनों करके देखे। अब देखते हैं इस बार क्या आता है। इस बार बदल गया, तो हमें तीनों बार हमने कुछ नहीं कहा था, अपने आप MySQL का जो इंजन है उसे कुछ बताया गया होगा बनाते समय। तो अब हम बॉर्डर वैल्यू ढूंढना चाहते हैं कि किस वैल्यू पर अचानक से 19 हो जाएगा, अदरवाइज तो 20 चल ही रहा था। ठीक है, तो अभी देखो अगर मैं 65 पर हूं तो 20 है, 75 पर आया तो 19 आ गया, मतलब वो बॉर्डर वैल्यू इन दोनों के बीच में कहीं निकलेगी, 65 और 75 के बीच में। हमने कहा चलो अब अगर मैं उसको यहाँ पर 69 कर रहा हूँ अभी, है ना, और
यहाँ पर मैं इसको 70 कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसको 71 कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है इन तीन में से कोई एक मिलेगा बॉर्डर पॉइंट हमारे लिए। इनमें से किसी एक के साथ 1900 लगेगा, किसी के साथ 20 लग जाएगा, बस वही समझ में आ जाएगा हमारे लिए। देखो 1970, 1971, लेकिन 69 पे क्या लगाए, 20। अब इसका रूल अगर हम समझने की कोशिश करें तो वो रूल ये है कि अगर ईयर की वैल्यू 2 डिजिट में है और ये वैल्यू अगर हमारा 70 से लेकर 99 तक है तो इसके पहले 1900 लगेगा, 19 प्रीफिक्स लगेगा। अदरवाइज प्रीफिक्स की वैल्यू क्या लगेगी, 2। ये बात आज माई सिक्वल हम पढ़ रहे हैं, सही है। आज से 50 साल बाद जो स्टूडेंट माई सिक्वल पढ़ने आएंगे, क्या उनके लिए ये बात सही होगी? तो उस समय जो वर्जन होगा माई सिक्वल वाले उसमें चेंज करके देंगे हमारे लिए। ये बात माई एसक्यूएल में सही है, आप ऐसा नहीं कह सकते, ऑरेकल में भी ऐसा ही होगा। उनका अपना एक कोई क्राइटेरिया होगा इस तरह से लिखने का। तो माई सिक्वल ने जब अपने आप को बनाया तो उन्होंने ये बात बताई कि अगर ईयर 2 डिजिट में होगा तो उसका प्रीफिक्स हम इस बेस पर कंसिडर करेंगे। अगर प्रीफिक्स में ईयर हमारा 70 से 99 के बीच में है तो वो 19 पर जाएगा, और अदरवाइज प्रीफिक्स हमारा 20 पर जाएगा। समय समय के साथ चीजें बढ़ रही हैं। ईयर हमेशा 4 डिजिट का होगा, जिस समय ये बनाया गया है उस समय के हिसाब से 1900 2000 है। आज से 200 साल बाद ये 1900 2000 की जगह क्या कर देंगे, 2200 और 2100 या 2300 करेंगे। समय के साथ साथ इन चीजों को डिजाइन किया गया होगा। करा क्यों गया है, क्योंकि यूजर को या तो परेशान कर दो, एरर दे दो कि नहीं 4 डिजिट लिखो पहले पूरी, तभी चलेंगे। या तो मना कर दो माई सिक्वल से कुछ नहीं होना है, यूजर को ही ध्यान रखना है कि 4 डिजिट का ईयर ही लेकर आएंगे। आप जब भी कहीं डेट डालते हो तो शायद ईयर की वैल्यू लास्ट की 2 डिजिट लिख देते हो, हमने वाले को समझ में आ जाती है। ऐसे ही माई सिक्वल वाले आपसे कहना है हमारे करोगे तो भी हो जाएगा। सर अब ऐसे नहीं करते, हमें क्या करना है, हमें तो सिस्टम की डेट, सिस्टम का टाइम वो इंसर्ट करके दिखाओ। तो यहाँ पर आप जो वैल्यू लिख रहे हैं ये वैल्यू स्ट्रिंग में ना लिखकर यहाँ पर आप फंक्शन कॉल करेंगे। तो पहला वाला क्या था आपका, डेट गेट करना है। तो अभी मैं चला कर दिखाया था करंट डेट। तो करंट डेट फंक्शन क्या करेगा, सिस्टम से डेट लेकर आएगा, वो इंसर्ट करेगा डेट कॉलम में। इसी तरह से करंट टाइम फंक्शन होगा, और दोनों चीजें फैच करनी है तो नाउ फंक्शन होगा। हम ये तरीके यूज करते हैं ज्यादा बार। कभी आप कहीं भी मैनुअली डेट को सेलेक्ट नहीं करते, बहुत कम चांस है कि आप डेट को सेलेक्ट कर रहे होंगे। आज की तारीख हो गई, फिर टाइम हो गया हमारा, और ये दोनों चीजें हमारी एक साथ आ गई। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम अपना डेट टाइम इन सब पर काम कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमें क्या करना है, कोई भी एक टेबल हमने बनाई, उस टेबल से हमने कुछ सेलेक्ट क्वेरी चलाई, लाइक सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी वेयर ईएमपी सैलरी इज लेस देन 50,000। मैं इस रिकॉर्ड को कहीं स्टोर करना चाहता हूँ सो दैट कल भी यूज कर पाऊँ। अगर मैं किसी भी क्वेरी के रिजल्ट को आगे यूज करना चाहता हूँ किसी और क्वेरी में, तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक हमें नहीं पता कि जो भी सेलेक्ट क्वेरी से रिजल्ट आता है उसको सेव कैसे किया जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपसे कहूँ इसे कॉपी करके पेस्ट कर लो और ये फाइल में सेव हो जाएगा। हम चाह रहे हैं माई सिक्वल के अंदर ही सेव हो जाए, रादर देन मैं इसे कॉपी करके नोटपैड फाइल में पेस्ट मारूं। तो कैसे होगा, तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट आता है और उस कॉन्सेप्ट का नाम है व्यू। व्यू कॉन्सेप्ट कहता है कि मैं किसी भी टेबल पे जब आप सेलेक्ट कमांड चलाते हैं तो उसके रिजल्ट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो व्यू के अंदर कभी भी अपना डेटा नहीं होता, व्यू हमेशा किसी सेलेक्ट कमांड के रिजल्ट का डेटा ही अपने अंदर स्टोर करता है। कैसे बनाएंगे व्यू, ये हमें सीखना होगा। ठीक है, तो व्यू बनाने के लिए आप लिखेंगे क्रिएट व्यू।
एज कैसे बनाना है, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP where employee salary is less than 50,000। व्यू का नाम नहीं बताया आपने, तो मान लीजिए व्यू का नाम कर दिया मैंने माई व्यू, ठीक है। तो क्रिएट व्यू, जैसे क्रिएट टेबल, क्रिएट डेटाबेस, ऐसे क्रिएट व्यू। अब आगे व्यू का नाम नहीं बताएंगे क्योंकि व्यू तो कई सारे बना सकते हैं आप। तो मैंने माई व्यू नाम से व्यू बनाया। इस माई व्यू में क्या स्टोर हो गया, इस वाली सेलेक्ट कमांड से जो भी रिजल्ट जनरेट हुआ होगा वो इसके अंदर जाके स्टोर हो गया। अब अगर मैं सिस्टम को एग्जिट करके कल आऊं परसों आऊं और मैं इस रिजल्ट को देखना चाहूं सिंपल, तो ये रिजल्ट कहाँ स्टोर हो गया, व्यू में जाकर स्टोर हो गया है। अब मैं व्यू पर भी अपनी कमांड चला सकता हूँ, व्यू को भी मैं फर्दर फिल्टर कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं व्यू का सारा डेटा देखना चाहता हूँ तो सेलेक्ट कमांड, अभी तक हम जानते थे टेबल पे चलती है, सेलेक्ट कमांड को आप व्यू पे भी चला सकते हैं। लिखेंगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माई व्यू। अब ये डेटा सिर्फ वही है जो 50,000 से कम का है। अब अगर मुझे इस पर भी फर्दर फिल्टर करना है तो आपको छोटी छोटी क्वेरी लिखनी पड़ेंगी, अदरवाइज आपको बड़ी क्वेरी लिखनी पड़ती। पहले 50,000 की कंडीशन लगाओ, फिर एक और कंडीशन लगाओ, तब जाके आप अपना मीनिंगफुल डेटा निकाल पाते। अब जैसे मुझे क्या करना है, मुझे वो एम्प्लॉय जो 50,000 से कम सैलरी वाले हैं, वो उनके अंदर पता करना है अकाउंट डिपार्टमेंट से कितने एम्प्लॉय हैं। तो अब मैं या तो मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP करूं और यहाँ पर दो वेयर लगाऊं, पहला वेयर सैलरी लेस देन 50,000, दूसरा वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट अकाउंट। दूसरा ऑप्शन कि मैंने ऑलरेडी सैलरी लेस देन 50,000 वाले रिकॉर्ड को कहाँ स्टोर कर रखा है, माई व्यू में। माई व्यू पर जाऊं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माई व्यू और एक ही वेयर लगा दूं, वेयर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू अकाउंट। थोड़ा सा मुझे आसान हो गया क्वेरी लिखना। तो इस तरह से आप कितने भी व्यू बना सकते हैं, व्यू का भी व्यू बना सकते हैं और छोटा करके स्टोर करना चाहते हो तो, ठीक है। अब व्यू ने कहा अभी तक तो सब बढ़िया है, आपको लग रहा है कि यहाँ सेलेक्ट क्वेरी के रिजल्ट को हम स्टोर कर पाते हैं, उस टॉपिक का नाम है व्यू। लेकिन व्यू ने एक बात और बताई कि मैं वर्चुअल टेबल हूँ, मैं एक्चुअल डेटा को स्टोर नहीं करता। क्या इस बात को कहा गया है उसको समझेंगे। तो व्यू इक्वल टू वर्चुअल टेबल, वर्चुअल मतलब काल्पनिक, जो ना हो, जो एक इल्यूजन है। तो व्यू एक इल्यूजन है कि व्यू एक टेबल की तरह डेटा को स्टोर करता है। व्यू पर हमने अपनी क्वेरी चलाई, वास्तव में व्यू कह रहा है मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये तो टेबल जो आपकी एक्चुअल थी मैं तो उसी पे काम करता हूँ। क्या मतलब है इसका, मान लीजिए ये आपकी टेबल है एक्चुअल वाली EMP टेबल में ये आपके रिकॉर्ड, ये 4 कॉलम है और ये आपके रिकॉर्ड है मान लीजिए। अब मान लीजिए ये रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड और ये रिकॉर्ड, ये सेलेक्ट क्वेरी से फिल्टर होकर आई और आपने कहा कि व्यू में रख दो। तो मैंने अपना माई व्यू नाम से व्यू बना दिया। वास्तव में व्यू की पिक्चर ऐसी नहीं होती कि व्यू के पास ये कॉलम आ गए और ये तीनों रिकॉर्ड यहाँ कॉपी हो गए, ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या होता है, होता ही है कि व्यू बनता है, उसका सिर्फ नाम आता है और व्यू क्या करता है, इन रिकॉर्ड्स को रेफर करना शुरू कर देता है। अब व्यू पर आप जब भी कोई क्वेरी चलाओगे तो इन्हीं रिकॉर्ड को लेकर अपनी क्वेरी को आगे एग्जीक्यूट करेगा। इसलिए बोलते हैं व्यू एक वर्चुअल टेबल है, व्यू के पास डेटा की कॉपी स्टोर नहीं होती। व्यू एक्चुअल टेबल में जो रिकॉर्ड फिल्टर हुए थे उनको रेफर करना शुरू कर देता है। अब इस बात को कैसे प्रूव किया जाए कि व्यू एक्चुअल टेबल का एक रेफरेंस है, जस्ट एक उसकी कॉपी नहीं है फिल्टर डेटा की। तो एक काम करते हैं, अगर मैं एक्चुअल टेबल में कुछ चेंज कर दूं और फिर व्यू से देखूं कि क्या हुआ व्यू में, फॉर एग्जांपल अभी मैं व्यू में हूं और ये मेरे व्यू का डेटा है। 101 की सैलरी कितनी है, 31,500। अब मैं एक काम करता हूं, एक्चुअल टेबल में जाता हूं EMP टेबल में और 101 वाले एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ाकर 60,000 करके आ जाता हूं। ठीक है, एक्चुअल टेबल में करेंगे इस काम को। तो ऐसा करने के लिए कौन सी कमांड चलेगी, अब अपडेट कमांड। आपको कोई रो बदलनी है
तो अपडेट कमांड से आप ऐसा करते हैं। तो अपडेट EMP सेट एम्प्लॉय सैलरी इक्वल टू 60,000 किसकी करनी है, वेयर एम्प्लॉय अंडरस्कोर ID इक्वल टू 10। तो ये चेंज कहाँ हुआ, एक्चुअल टेबल के अंदर हो गया। ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए कि व्यू के पास अपनी कॉपी थी, तो उसमें तो अभी भी 101 की सैलरी क्या होगी, 31,000 जो आप दिखा रहे थे पहले। लेकिन अगर आप कहते हैं व्यू के पास अपनी कॉपी नहीं होती, वो तो एक्चुअल टेबल को रेफर कर रहा था, इसका मतलब इस बार जो व्यू है वो इस रिकॉर्ड को रेफर ही नहीं करेगा, क्योंकि व्यू बनाया गया था कंडीशन के साथ वेयर सैलरी इज लेस देन 50,000। अब देखते हैं क्या होता है व्यू में। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम माई व्यू। सर 10 वाला रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बार जब व्यू आपने सेलेक्ट करा तो व्यू का अपना जो क्राइटेरिया था उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल टेबल के रिकॉर्ड को ढूंढने गया। जब वहां ढूंढने गया तो वहां पर 60,000 से जो सैलरी थी वो मिली कौन से वाले की, 101 की, इसलिए वो पिक करके लेकर नहीं आया। ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, सर व्यू से मैं कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दूं, हमने कहा कर दो। 105 का रिकॉर्ड डिलीट करके दिखाओ व्यू से। डिलीट फ्रॉम माई व्यू वेयर EMP अंडरस्कोर ID इक्वल टू 105। हो गया डिलीट। आपने कहां से डिलीट करा है, व्यू से। व्यू में जाकर देखोगे तो नहीं मिलेगा 105 का रिकॉर्ड, नहीं है। टेबल में तो होना चाहिए। हमने कहा बस ये और स्ट्रॉन्ग पॉइंट होगा समझने का कि व्यू एक वर्चुअल टेबल है या नहीं है। अच्छा ये बताओ यहाँ पर क्या होना चाहिए, जो डिस्कशन चल रहा है उसके हिसाब से 105 का डेटा EMP टेबल में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेबल अलग है और व्यू अलग था। और अगर EMP टेबल में भी 105 का डेटा नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा कि टेबल एक ही है EMP, व्यू के पास अपना डेटा था ही नहीं, व्यू तो उसी टेबल को रेफर कर रहा था। जब आपने व्यू पे ऑपरेशन करा तो वो ऑपरेशन एक्चुअल टेबल पे ही हो गया। यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको इतनी देर से कि व्यू वर्चुअल टेबल है, उसके पास अपना डेटा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, EMP टेबल से भी 105 वाला रिकॉर्ड हमारा डिलीट हो गया होगा, क्योंकि वास्तव में जब आपने डिलीट कमांड व्यू पे चलाई तो व्यू पे चली नहीं, वो किस पे चली है, एक्चुअल टेबल पे ही चली है वो, क्योंकि व्यू तो वर्चुअल टेबल है ना। चलो देखते हैं, जो होगा सामने होगा उसी समझ में आएगा कि क्या है और क्या नहीं है। कौन सा डिलीट करा था मैंने यहाँ पर, 105 वाला। अब 101 के बाद 205, 105 नहीं। तो अगर इंटरव्यू के अंदर कोई पूछे कि व्हाट इज व्यू, तो आप ये नहीं कहना कि व्यू इज यूज टू स्टोर द डेटा रिजल्ट रिटर्न बाय रिजल्ट है। क्या बोलोगे इस बार बोलोगे व्यू इज ए वर्चुअल टेबल। व्यू एक वर्चुअल टेबल है जो आपके रिकॉर्ड को क्या करता है, रेफर करता है। फायदा क्या है, इससे फायदा यह कि हमारी क्वेरी थोड़ी छोटी हो जाती है, एग्जीक्यूशन टाइम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। चलिए, तो व्यू का कॉन्सेप्ट क्या है ये हमारी समझ में आ गया। अब अभी तक हम जो भी चीजें चला रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इसमें एक ही टेबल आ रही है। क्या एक से ज्यादा टेबल पर क्वेरी चलाई जा सकती है, क्योंकि रियल टाइम पर तो ऐसा ही होता होगा। अभी तो एक ही टेबल है, हम चाहते हैं हमारे पास एक से ज्यादा टेबल है, उनको आपस में आपने कनेक्ट करके उसमें डेटा फैच करके लेकर आना है। तो जब आप एक से ज्यादा टेबल की बात करते हैं तो ज्यादा बार हमें सेलेक्ट क्वेरी को सीखना होता है कि दो टेबल से डेटा कैसे हमारा एक टेबल के अंदर आएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी एक RBI का एग्जाम्पल ले लेते हैं। RBI वाले एग्जाम्पल में मान लीजिए यहाँ पर एक बैंक है SBI, एक बैंक है मान लीजिए PNB, और भी है सब बैंक से। ठीक है। अब SBI में जितने लोगों का अकाउंट है उसकी डिटेल SBI के पास है, और PNB में जितने लोगों का अकाउंट है वो डिटेल PNB टेबल के पास है। अब RBI ये पता करना चाहता है ऐसे कितने लोग हैं जिनका खाता दोनों बैंकों में है। कैसे पता करेगा, दोनों बैंकों में अकाउंट नंबर तो अलग अलग होगा, आधार या पैन कोई तो एक बात होगी जिससे हम इस बात को पहचान पाएंगे। तो यहाँ पर अकाउंट नंबर है, बैलेंस है, अकाउंट का टाइप है, यहाँ आधार होगा।
यहाँ भी बहुत सारी बातें, आधार तो फिर भी होगा। तो अब मैं चाहता हूं इन दो टेबल पे सेलेक्ट क्वेरी चलाओ, और सेलेक्ट क्वेरी का रिजल्ट क्या होना चाहिए, वो सारे रिकॉर्ड लाकर दिखा दो जिनका आधार दोनों टेबल में कैसा है, सेम। तो ये तो बहुत कॉमन टास्क है। ये तो जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा डेटा जाता होगा तो वहां पर जो बंदा बैठा है उसको यही क्वेरी लिखनी पड़ेगी, और क्या। क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने अपना इनकम टैक्स जब दिखाया होगा तो किसी एक अकाउंट के अकॉर्डिंग दिखा दिया होगा कि देखो मेरे खाते में इतने रुपया पड़ा था, इतना टैक्स बनता है आपका, सरकार ही ले लो। लेकिन अब आने वाले टाइम पर ऐसा नहीं होगा। अब इस बार जब आप अपना रिटर्न भरेंगे ना, तो आप देखेंगे काफी चेंज आपको दिखाई देगा। आपके जितने खाते खुले हुए हैं किसी भी बैंक में, सब में जितना पैसा जमा है सबको इकट्ठा करके जोड़ेगा वो। इस पर टैक्स दो हमें, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप आधार दो अपने आप से इकट्ठा कर लेगा वो, है ना। इस बार जब भरोगे तो मालूम पड़ेगा आपको, है ना। तो अब सेम कुछ ऐसा ही यहाँ पर हम करना चाहते हैं कि अगर मेरे पास मल्टीपल टेबल्स हैं और मल्टीपल टेबल में कोई चीज कॉमन है, लेकिन ध्यान रखना कोई एक बात कॉमन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर ये दो टेबल आपस में एक दूसरे को जानते ही नहीं है। ये दो टेबल किस मामले में कॉमन है, दोनों के पास क्या है, अपना अपना आधार। और यही आधार वो है जो सेम हो सकता है। तो जब हम दो टेबल के साथ अपना डेटा फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए क्वेरी होती है ज्वाइन क्वेरी, JOIN, ज्वाइन क्वेरी। तो ज्वाइन क्वेरी का पर्पज होता है टू और मोर देन टू टेबल से डेटा को सेलेक्ट करके लेकर आना बेस्ड ऑन कॉमन कॉलम। तो मल्टीपल टेबल जितनी भी हो सकती हैं, बट उसमें कॉमन कॉलम होना चाहिए। कॉमन कॉलम का मतलब ये नहीं है कि नाम सेम होना चाहिए। कॉमन कॉलम का मतलब है उनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सेम होनी चाहिए। यहाँ पर नाम आप AD रख लो, यहाँ नाम ADH रख लो, तो भी ये कॉमन ही माना जाएगा। क्योंकि तो जब ज्वाइन क्वेरी लिखेंगे ना तो उसमें मेंशन करेंगे कि इस टेबल का ये कॉलम इस टेबल के इस कॉलम के बराबर होना चाहिए। पॉइंट। अब ज्वाइन भी चार तरह के होते हैं। एक होता है इनर ज्वाइन, एक होता है लेफ्ट ज्वाइन, एक होता है राइट ज्वाइन, और एक होता है हमारा फुल ज्वाइन। फुल, चार तरह के हमारे ज्वाइन होते हैं। इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन को लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, राइट ज्वाइन को राइट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, और आपका फुल ज्वाइन को फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। इन तीनों में आउटर शब्द साइलेंट है, आप बोलना चाहें बोल लें, लिखना चाहें लिखें, फर्क नहीं पड़ता। तो आप सिंपल अगर बोलें कि मुझे सिंपल आउटर ज्वाइन करना है तो सिंपल आउटर का मतलब लास्ट वाला होता है। फुल आउटर को सिंपली आउटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो तो ज्वाइन कैसे करते हैं इसका यूज कल पढ़ेंगे, इसके लिए आगे।